ऑटो रिक्शा चलाने वाली गरीब गाय। माँ, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। तुम शाम को बहुत देर से आती हो, तब तक मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पिंकू, मुझे तंग मत करो, मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। मैंने तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है, बैग उठाओ और चुपचाप स्कूल जाओ। मुझे परेशान मत करो। पहले मेरी जिंदगी में कम परेशानियां हैं क्या? तुम मुझे प्यार नहीं करती हो माँ, तुम बहुत बुरी हो। निराली पिंकू को प्यार से समझाते हुए कहती है, देखो बेटा पिंकू, तुम्हारे बापू और दादाजी बीमार है ना, घर में कमाने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर मैं भी नहीं कमाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? दादाजी और बापू की दवाइयां कैसे आएंगी? और तुम्हारे स्कूल की फीस कहाँ से आएगी? इस काम में तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए ना बेटा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मुझे भी आपके काम में हाथ बटाना चाहिए। हाँ बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम ही सब काम संभालोगे। निराली, मैं क्या सोच रहा था, अब मैं थोड़ा बहुत ठीक होने लगा हूँ, रिक्शा तो चला ही सकता हूँ। सोच रहा था रिक्शा चलाना शुरू कर दूं। बिल्कुल नहीं जी, आप काम नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता हो रही है, इसलिए काम करने को बोल रहे हैं। जरा बताइए, आपकी जगह अगर मैं बीमार होती तो क्या आप सब कुछ नहीं संभालते? तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं आपके लिए कुछ करूं? ऐसी मुश्किल घड़ी में जीवन साथी तो काम आता है ना, और मेरे लिए आप सबसे बढ़कर हैं। मैं तो आपके लिए कुछ भी कर जाऊं। निराली एक ऑटो रिक्शा चलाने का काम करती थी। उसके घर में उसका एक बेटा, पति सुरेश और बुजुर्ग ससुर थे जो अब कोई काम नहीं कर सकते थे। पति सुरेश कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। जब से सुरेश को ये बीमारी हो गई थी, तब से निराली ही पति की जगह पर ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करती थी। काम में व्यस्त रहने के कारण निराली पिंकू को भी सही से समय नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से पिंकू को अपनी माँ से हमेशा शिकायत रहती थी। बहन निराली, कैसा चल रहा है फिर काम काज? ऐसे ही भाई साहब, कुछ खास नहीं। बस दिन में थोड़ी सवारी मिलती है, वो भी बराबर का किराया देने में कंजूसी करती है। सोचते हैं फ्री में ही निकल जाए तो अच्छा है। ऊपर से इतनी महंगाई मार रही है। सुरेश की दवाइयों का खर्च और पिंकू की पढ़ाई का खर्च बड़ी ही मुश्किल से निकलता है। मैं तो सोच रही थी भाई साहब, साथ साथ में कोई दूसरा काम भी देख लूं, जिससे कम से कम 2 पैसे आ जाएं। तुम सही कह रही हो बहन, मैं भी यही सोच रहा था, साथ साथ में दूसरा काम भी देख लूं। निराली ऑटो स्टैंड पर खड़ी सवारी का इंतजार कर रही थी कि काश कोई सवारी आ जाए और उसे भी 2 पैसे बन जाएं। तभी थोड़ी देर में एक सवारी आती है। जल्दी से हॉस्पिटल चलो, मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। हाँ, अभी चलती हूँ। निराली ने ऑटो स्टार्ट किया और ऑटो चलाने लगी। जिस ओर सवारी ने चलने को बोला था उसी ओर चलने लगी। रुको रुको, मेरा स्टेशन आ गया है। अरे सुनिए तो, कहाँ जा रही हैं? आप मेरा किराया तो देते जाइए। कौन सा किराया? 2 मिनट नहीं लगे तुम्हें यहाँ पहुंचाने में, और तुम मुझसे किराया मांग रही हो? अरे ये क्या बात हुई भला? 2 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, किराया तो देना ही पड़ता है ना। और हम लोग भी यहाँ कमाने के लिए बैठे हैं। सबको फ्री में जाने देंगे तो खुद क्या कमाएंगे? ज्यादा बहस ना करो, मामूली सी ऑटो वाली और मुझसे बहस कर रही है। ये कहकर वो सवारी वहाँ से निराली को बिना पैसे दिए ही चली जाती है। निराली बेचारी उदास होकर वहाँ से लौट आती है। कैसे कैसे लोग हैं, समझ में ही नहीं आता। किसी की मेहनत की कमाई खाकर भला इन लोगों को क्या मिलेगा? आज निराली की बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई थी। उदास होकर वो घर लौट आती है, लेकिन घर वालों को कभी भी ये नहीं जताती थी कि वो किसी बात के लिए दुखी है। घर वालों के सामने वो हमेशा अपना हंसता मुस्कुराता ही चेहरा लेकर आती थी, जिसे देखकर उसके पति राकेश, ससुर और पिंकू को एक हौसला मिलता था। माँ, मेरे खिलौने लाई हो जो मैंने तुमसे सुबह मंगवाए थे? ओ माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाना ही भूल गई। आज थोड़ा जल्दी और हड़बड़ाहट में थी, इसलिए भूल गई। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, कल मैं तुम्हारे लिए पक्का खिलौने लेकर आऊंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए कल ही लेकर आना। कैसे बताऊं पिंकू बेटा कि आज मेरे पास तुम्हारे खिलौनों के लिए पैसे ही नहीं थे। लेकिन ये बात मैं तुम्हें बताकर उदास नहीं करना चाहती। हे भगवान, आज तो घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। क्या बनाऊं आज मैं? चाहे निराली सुरेश के सामने अपना दुख बयां नहीं करती थी, लेकिन सुरेश सब जानता था कि निराली परिवार को खुश रखने के लिए झूठ में ही मुस्कुराती है और उसे कभी महसूस नहीं होने देती है कि वो एक बीमार पति है और पत्नी के टुकड़ों पर पल रहा है। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। घर में थोड़े से चावल के दाने पड़े थे और थोड़ी सी दाल थी, जिसकी निराली खिचड़ी बनाकर ले आती है। चलो चलो सब जल्दी से आ जाओ, आज मैंने आप सबके लिए स्पेशल खिचड़ी बनाई है। रोज दाल चावल और सब्जियां खाकर बोर हो गए थे ना सब, तो आज मैंने सोचा आप सबके लिए स्पेशल खिचड़ी बनाऊं। हाँ माँ, मुझे भी खानी है तुम्हारे हाथ की स्पेशल खिचड़ी। निराली ने किसी को भी महसूस नहीं होने दिया कि घर में राशन खत्म हो गया है। थोड़े से राशन के दानों से ही उसने खिचड़ी बना दी और उसे स्पेशल खिचड़ी का नाम लेकर सबको खिलाकर खुश कर दिया। शुक्र है भगवान का, सबने अच्छे से पेट भरकर खिचड़ी खा ली।
अब कल के लिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ऑटो रिक्शा चलाने के अलावा मुझे और भी कुछ काम करना पड़ेगा, जिससे मेरे परिवार का अच्छे से भरण पोषण हो और सुरेश की दवाइयां आ पाए। खा पीकर सब सो जाते हैं कि तभी अचानक से बहुत तेज तूफान आ जाता है और बारिश होने लगती है। देखो ना निराली, कितना भारी तूफान आया है ना जाने क्यों इस तूफान को देखकर मन बहुत घबरा रहा है। आप ऐसे ही दिल छोटा न कीजिए। छोटी छोटी चीजों को देखकर आप आजकल घबराने लगे हैं। भला तूफान से भी कोई घबराता है? कुछ नहीं होगा। चलिए अब चलकर सो जाइए। सुरेश को तो तूफान को देखकर डर लग रहा था, साथ में ही निराली का भी मन ना जाने क्यों घबरा गया था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि बेचैनी किस चीज की है।